हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, इसके पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉमर्स के अंतर्गत हम पढ़ा चुके हैं। आज हम उन दोनों में डिफरेंस, मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में अंतर बताएंगे फ्रेंड्स आप, और आपको इससे संबंधित 15 एमसीक्यूज क्वेश्चन भी लेकर हम आए हैं, तो इतना हम सॉल्व कराएंगे फ्रेंड्स। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसमें निश्चित बेसिस के आधार पर आपको बताया जाएगा। तो पहला बेसिस है जो है, बेसिक नहीं फ्रेंड्स, ये बेसिस होगा, ये बेसिस है, आधार। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट, नो सच फॉर्मेट अकाउंट। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो रोकड़ प्रवाह विवरण है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 03 या 3 के अनुसार बनाया था। अर्थात जो लेखा मानक है उसमें रोकड़ प्रवाह विवरण या कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दिया हुआ है। इसके लिए एक अनिवार्य है, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में नो सच दैट फॉर्मेट अकाउंट्स, मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए कोई फॉर्मेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत नहीं दिया गया है। ये पहला आधार था। दूसरा देखते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट में अगर देखते हैं फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन नैरो कंसेप्ट ऑफ फंड। जो रोकड़ प्रवाह विवरण है वो संकुचित फंड के कंसेप्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन व्हाइल फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन वाइडर कंसेप्ट। अर्थात रोकड़ प्रवाह विवरण से फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो कंसेप्ट है वो वाइड है, अर्थात इससे ज्यादा है। नेक्स्ट आधार देखते हैं हम, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज्ड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो कैश बेसिस पे होता है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है इज बेस्ड ऑन अपॉन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस के अलावा वहां आप वर्किंग कैपिटल को भी ध्यान देते हैं। तो ये अकाउंटिंग के आधार पर जो है इसका डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो नो सच ट्रीटमेंट ऑफ शेड्यूल्ड इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अर्थात कैश फ्लो स्टेटमेंट के केस में नो सच ट्रीटमेंट ऑफ शेड्यूल्स इज प्रिपेयर इन केस, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट देखें तो ए स्टेटमेंट ऑफ शेड्यूल्स ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली व्हाइल प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। अर्थात जो हम आपको बताए थे कि वर्किंग कैपिटल जो होता है फ्रेंड्स इज इक्वल टू होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स से करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आता है। ये कहाँ होता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट में। ये चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है फ्रेंड्स, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। एक्सप्लेनेशन ऑफ काजेज, ये मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स टाइप में, तो ये एक्सप्लेनेशन है। क्या है? एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन बेस पे है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट डिपिसिट द काजेज ऑफ चेंज इन द बैलेंस ऑफ कैश इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट होगा ये फ्रेंड्स, सेम यही स्पेलिंग होगा। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चीजों को ध्यान दिया जाता है। अर्थात
3 मंथ के अंदर जिस भी मद को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करते हैं। जैसे उसमें स्टॉक हो जाता है, ये हो जाते हैं जिसको हम लोग पैसे में 3 महीने के अंदर भुना सकते हैं। लेकिन व्हाइल फंड फ्लो स्टेटमेंट स्टडीड काजेज ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट या कोष प्रवाह विवरण में हम वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी जो होती है हमारी उसके चेंज पर डिपेंड करता है, अर्थात करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके वहां देखते हैं। नेक्स्ट आधार देखते हैं कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम बेस्ड ऑन, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेस पे होता है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल पे होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए टूल ऑफ फंक्शन एनालिसिस इज मोर यूजफुल टू शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग, अर्थात जो रोकड़ प्रवाह विवरण होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट इज मोर यूजफुल इन प्लानिंग मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म होता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म होता है। तो यहाँ इसको भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिकल यूटिलिटी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से ऑल हैव एक्सेप्टेड कैश फ्लो मोर यूजफुल देन फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का जरूरी है, उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की सीए की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट इज मोर यूजफुल, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो लेखा मानक जो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत कैश फ्लो को दिखाया जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट का कोई एक लेखा मानक आधारित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये डिफरेंस हो गया। अब हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित है। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आपके लिए आए हैं, तो देखते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कोष का आशय। कोष का आशय क्या है? संपत्तियों का दायित्वों पर अधिक, संपत्तियों का पूंजी पर अधिक, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य लेन देन या शुद्ध कार्यशील पूंजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, शुद्ध कार्यशील पूंजी। तो कोष का आशय फंड का आशय क्या है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। शुद्ध कार्यशील पूंजी से तात्पर्य है स्थायी संपत्तियां माइनस चालू स्थायी दायित्व, चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, कुल संपत्तियां कुल चालू संपत्तियां। तो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व। तो नेटवर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, जो बताए हैं वही यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। देनदारों से रुपए वसूल हुए परिणाम होगा। क्या कह रहा है? जो डेटर्स हैं उनसे रुपए वसूल हुए हैं उसका परिणाम क्या? कार्यशील पूंजी बढ़ेगी, कार्यशील पूंजी में कमी होगी, कार्यशील पूंजी अप्रभावित होगी, नकद से। तो देनदारों से हमें रुपए वसूल हो रहे हैं, इसलिए हमारी कार्यशील पूंजी जो है वो अप्रभावित है, क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट कार्यशील पूंजी जो क्या है अप्रभावित है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरे का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ना मांगा गया लाभांश है आयोजन, चालू दायित्व, चालू संपत्ति, संदिग्ध दायित्व। तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी होगा, चालू दायित्व। ना मांगा गया लाभांश क्या है? चालू दायित्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चालू दायित्वों में कमी का प्रभाव होगा कार्यशील पूंजी में वृद्धि, चालू संपत्तियों में कमी, कार्यशील पूंजी में कमी, कोई प्रभाव नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए होगा,
कार्यशील पूंजी में वृद्धि, चालू दायित्वों में कमी। अब यहाँ देखिए चालू दायित्वों में कमी कब होगा, जब हम अपने क्रेडिटर का भुगतान करेंगे। तो जब भुगतान करेंगे तो कार्यशील पूंजी जो हमारी होगी कम होगी। तो चालू दायित्व में अगर कमी कर देंगे, या चालू दायित्व में अगर कमी कर देंगे तो कार्यशील पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। अब जैसे वर्किंग कैपिटल बराबर करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है, तो यही करंट लायबिलिटी चालू दायित्व होता है। अगर ये 100 रुपये है और ये 25 रुपये है, तो अगर हम यहाँ कह रहा है कि चालू दायित्व में कमी, इसमें अगर 50 के स्थान पर 50 रुपये 50 के स्थान पर 25 कर दिए तो निश्चित रूप से कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी। चूंकि 100 से जब 50 माइनस करते थे 50 आता था, लेकिन 100 से जब 25 माइनस करेंगे तो 75 आएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कार्यशील पूंजी में वृद्धि हो रही। अगर चालू दायित्व में हम लोग वृद्धि करेंगे तो निश्चित रूप से कार्यशील पूंजी में कमी आएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कोष प्रवाह कहा जाएगा, किस परिस्थिति में कोष प्रवाह होगा, मतलब फंड फ्लो होगा। लेनदारों को रोकड़ का भुगतान किया जाए, देनदारों से रोकड़ प्राप्त किया हो, रोकड़ से क्रय की गई मशीन तथा उपकरण। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। कोष प्रवाह का कहा जाएगा कब, जब रोकड़ से क्रय की गई मशीन उपकरण, जब मशीन या रोकड़ को मतलब उपकरण हम क्रय करते हैं अर्थात खरीद लाते हैं, अपने पास खरीद लाते हैं, तो वहां क्या देते हैं, पैसा देते हैं। तो क्या होगा, कोष का जो है प्रवाह होगा, अर्थात पैसा हमारा जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप कोष में वृद्धि, कोष में कमी, कोष प्रभावित नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 का क्या होगा, ए होगा। ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप तो कोष में वृद्धि, जब डिवेंचर है उसको अंशों में परिवर्तित करेंगे तो अंश जो है हमें मिलेंगे, पैसा मतलब कोष में हमारे आएगा, तो क्या होगा, वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी गैर चालू दायित्व, दीर्घकालीन ऋण, बैंक अधिविकर्ष, विविध लेनदार, चालू दायित्व पूछ रहा है, गैर चालू दायित्व। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विविध लेनदार। बैंक अधिविकर्ष, चालू दायित्व, ये सब क्या है, चालू दायित्व है। और पूछ रहा है गैर चालू दायित्व कौन सा है, तो विविध लेनदार जो हो जाएंगे ये गैर चालू दायित्व होंगे, बाकी चीजें चालू दायित्व है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित दशाओं में किस दशा में कोष प्रभावित नहीं होगा, अर्थात जो हमारा कोष है वो प्रभावित नहीं होगा। प्रारंभिक व्यय अपलिखित किए, अभिगोपक कमीशन अपलिखित किया गया, ख्यात की राशि अपलिखित की गई। तो जो अपलिखित किया जाता है फ्रेंड्स ये रिटर्न ऑफ किया जाता है, उसको समाप्त किया जाता है। तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात किसी भी दशा में कोष प्रभावित नहीं होगा अगर किसी चीज का अपलेखन कर रहे हैं या राइट रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, तो अपलिखित करने पर कोष में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यापार के संबंध में निम्न व्यवहार दिए गए हैं, किसके संबंध में कोष का प्रवाह माना जाएगा, मजदूरी चुकाई, उधार विक्रय, आदत्त मजदूरी, उपरोक्त सभी के संबंध में। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के संबंध में। यहाँ हर स्थिति में क्या है, पैसा जा रहा है, तो कोष प्रवाह इसको माना जाएगा। नेक्स्ट, मूल रूप से फंड फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन मैं इसमें शामिल नहीं किया हूं। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप कोष प्रवाह नहीं होता है, लेनदारों का भुगतान, बोनस अंशों का भुगतान,
फर्नीचर पर मूल्यह्रास। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा। तीनों परिस्थिति में आपका जो होगा कोष प्रवाह नहीं होगा, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लेन देन के परिणाम स्वरूप कोष प्रवाह नहीं होता है यदि चालू संपत्ति दूसरी चालू संपत्ति में परिवर्तित कर दी जाए, चालू संपत्ति से अस्थायी संपत्ति खरीदी जाए, या चालू संपत्ति में से दीर्घकालीन ऋण का भुगतान किया जाए, इनमें से सभी। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चालू संपत्ति दूसरी चालू संपत्ति में परिवर्तित कर दी जाए। लेन देन के परिणाम स्वरूप कोष का प्रवाह मतलब कोई प्रवाह नहीं होगा। जब एक करंट असेट से दूसरी करंट असेट में परिवर्तित कर दिया जाएगा तो केवल और केवल वो करंट असेट से ही रह जाएगी, तो इसलिए कोष में कोई फंड में प्रवाह नहीं होगा, अर्थात फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक व्यक्ति सभी लेनदारों को भुगतान कर देता है तो इसका चिट्ठे पर प्रभाव पड़ेगा। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी होगा। दायित्वों में कमी तथा संपत्तियों में कमी। यदि एक व्यक्ति सभी लेनदारों को भुगतान करता है तो इसका चिट्ठे पर प्रभाव पड़ेगा। तो दायित्वों में कमी अर्थात भुगतान कर दिया तो दायित्व मतलब जो दायित्व था देना था वो हट गया, तो इसका मतलब उसमें कमी हुई। और संपत्तियों में वृद्धि हो गया, अर्थात हमारी जो संपत्ति उसमें मतलब दायित्वों में कमी और संपत्तियों में कमी। अर्थात अगर किसी लेनदार का हम भुगतान कर दिए तो उसका दायित्व जब भुगतान कर दिए तो हाँ आप नहीं देना, तो कमी हो गई। और कहाँ से दिए, अपनी कंपनी से दिए, तो उसमें भी कमी हो गई। तो संपत्तियों में कमी और दायित्वों में कमी। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय है? मशीनरी का क्रय, मशीन को लगवाने पर मजदूरी चुकाई, पुरानी मशीन को उपयोग हेतु बनाने के लिए मरम्मत भी चुकाए, भवन के क्रय पर पंजीयन शुल्क चुकाया। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी होगा। भवन के क्रय पर पंजीयन शुल्क चुकाया, ये हमारा संपत्ति में जुड़ जाएगा। तो ये क्या है हमारा पूंजीगत व्यय है, यहाँ ये करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय है? मशीनरी का क्रय, मशीन को लगवाने पर मजदूरी चुकाई, पुरानी मशीन को उपयोग हेतु बनाने के लिए मरम्मत चुकाए, भवन के क्रय पर पंजीयन शुल्क चुकाया। और तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो 14 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 अर्थात सभी हैं। तो यहाँ हम अगर देखते हैं इसमें से निम्नलिखित में से मशीन का क्रय, ये भी आपका पूंजीगत व्यय है, चूंकि संपत्ति क्रय कर रहे हैं। मशीन को लगवाने पर मजदूरी चुकाई, उसमें जुड़ जाएगा। मशीन पुराने मशीन को उपयोग हेतु बनाने हेतु मरम्मत बे चुकाए और पंजीयन शुल्क। मतलब यहाँ जितने खर्चे हैं फ्रेंड्स सभी क्या है पूंजीगत व्यय है। इसका कारण ये है कि ये सब संपत्ति में जो मशीन खरीदी जा रही है उसके मूल्य में ऐड कर दी जाएंगी, और ये एक लाइफ टाइम चलने वाली चीज है, तो इसलिए ये पूंजीगत व्यय है। अगला देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का, जिसमें हम 15 क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो इसमें ये जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कार्यशील पूंजी का उपयोग किया जा सकता है क्रय करने में। यहाँ क्रय रहेगा फ्रेंड्स, ये मिसप्रिंट है, यहाँ बीच में क्रय रहेगा। कार्यशील पूंजी का उपयोग किया जा सकता है क्रय करने में प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी होगा स्टॉक। प्लांट, फर्नीचर ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब पूंजीगत मशीन मतलब पूंजीगत मद है, और स्टॉक जो है कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। तो हम जब वर्किंग कैपिटल में देखें तो करंट असेट्स के अंतर्गत आपका स्टॉक आ जाता है। तो यहाँ ये ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में सर्किल में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।